हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो हम लोगों का अध्ययन और अध्यापन का कार्य चल रहा है, उसमें फिलहाल जो आपका करंट में टॉपिक बना हुआ है उसे आप कहेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शुभारंभ कल की क्लास के माध्यम से हमने कर लिया है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में जो सबसे पहला लेक्चर हमारा हुआ है उसके संदर्भ में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की आपको कोई दुविधा नहीं होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो नाना प्रकार की शब्दावलियां हैं, नाना प्रकार की शब्दावलियों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आपका रेस्पेक्टिव करैक्टर है, जो आपका चरित्र है, जो अलग अलग प्रकार के लोगों ने बताया है, हमारा सारा ध्यान क्या होगा, उसी की ओर हमारा सारा ध्यान होगा। और ये चर्चा बड़ी संक्षिप्त की चर्चा होगी, वेरी कंसाइज वे में हम लोग क्या है इसको डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं ये उत्तराखंड के हिसाब से, खासतौर से अगर हम देखें तो उत्तराखंड में यहां से बड़े पैड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि अननेसेसरी मैं आपके टाइम को खराब नहीं करना चाहता हूं, मैं शॉर्ट वे में आपको अच्छी चीजें सिखाना चाहता हूं। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के करैक्टर को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो हमको लगता है कि सबसे पहला नाम जो आपके जहन में आना चाहिए, तो शुरुआत आप करेंगे N.A. पालकीवाला। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, N.A. पालकीवाला। और ये जो आपके N.A. पालकीवाला हैं, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड कहा है। तो कई बार आप देखते हैं कि सीधा सवाल ये पुटअप किया जाता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा, तो आपका जो आंसर आना चाहिए N.A. पालकीवाला की ओर से आना चाहिए। और अगर N.A. पालकीवाला भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहते हैं तो सीधी सा मतलब यह है कि जो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर आप भारतीय संविधान को बहुत ही शॉर्ट वे में समझना चाहते हैं तो आपको पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। यानी कि प्रस्तावना में जो बहुत सीमित मात्रा में बातें लिखी हुई हैं, उन्हीं बातों का विस्तारित रूप आपको कहां दिखाई पड़ता है, उन्हीं बातों का विस्तारित रूप आपको भारतीय संविधान में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आप किसी डिग्री कॉलेज में, हो सकता है कि कोई बीए का छात्र हो सकता है कि कोई बीएससी का छात्र हो, तो आपके पास क्या होता है, एक परिचय पत्र होता है। उस परिचय पत्र पर क्या है, आपकी जो जानकारी है और बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपकी जानकारी दी जाती है। यानी कि उस संक्षिप्त जानकारी को आधार बना करके आप अपने विश्वविद्यालय में क्या प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद जो आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार को अपने आप पे क्या मिल जाता है, विस्तारित रूप मिल जाता है। तो जैसा मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की बात की, वही प्रयास किसका है, N.A. पालकीवाला साहब का है। अच्छा, एक दिन हमने जिक्र किया था कि संविधान सभा के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी समिति रही, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति जो आपकी रही वो रही ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर आपको दिखाई पड़ते हैं के.एम. मुंशी। हमने वहां भी आपको बताया होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने का जो कार्य किया था वो के.एम. मुंशी साहब ने ही किया था। अच्छा, के.एम. मुंशी साहब जो है वो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के चरित्र पर अपनी एक टिप्पणी व्यक्त करते हैं और वे अपनी टिप्पणी के माध्यम से कहते हैं कि इट इज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप। यानी कि उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक तौर पर एक जन्मपत्री कहा, एक जन्म कुंडली कहा। वो आपका इशारा इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कब, कैसे, किस तरीके से करवटें बदलेगी, इन तमाम बातों के रेफ्लेक्शंस भी आपको कहां दिखाई पड़ते हैं, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही आपको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, एक नाम और आपने सुना होगा, ठाकुरदास भार्गव। और ये जो आपके ठाकुरदास भार्गव हैं, इन्होंने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के करैक्टर को कैलकुलेट करने की बात की है और इन्होंने कहा है कि इट इज अ की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि ये क्या है, भारतीय संविधान की कुंजी है, चाबी है। यानी कि अगर आप भारतीय संविधान को एक ताला मान के चलेंगे तो भारतीय संविधान रूपी ताले को अगर खोलने की कोई चाबी है तो वो चाबी आपको कहां पर दिखाई पड़ेगी, वो चाबी आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही क्या है, आपको दिखाई पड़ेगी।
अच्छा, एक नाम है सुभाष कश्यप, और सुभाष कश्यप के साथ आप लोग हमेशा जुड़ाव करके किसका चलेंगे? अर्नेस्ट बार्कर, है ना। सुभाष कश्यप और जो आपके अर्नेस्ट बार्कर हैं, जब आप इन दोनों को सामूहिक तौर पर कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो इन दोनों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब एक बड़ी विंडो आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। हम आपको बड़ी सावधानी से समझाना चाहते हैं कि अगर आपके सवाल में जिक्र इस बात का है कि सुभाष कश्यप ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, या अगर आपके सवाल में जिक्र इस बात का है कि अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, तो दोनों ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा। संविधान की प्रस्तावना को ही क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सवाल इस तरीके से आता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा व्यवस्था है, या निम्न में से भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान है, या निम्न में से भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अंग है जिसे आप संविधान की आत्मा कहना चाहेंगे, यानी कि सवाल में किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है। और अगर सवाल में किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है, फिर भी अगर आपसे ये पुटअप किया जाता है कि आप संविधान की आत्मा किसे कहना चाहेंगे, तो हर हाल में आपका जो रेस्पेक्टिव आंसर आना चाहिए वो संविधान की प्रस्तावना ही आना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान की आत्मा के संदर्भ में अगर हम यूकेपीएससी की बात करें, या अगर हम लोग यूके ट्रिपलएससी की बात हम करें, तो संविधान की आत्मा के संदर्भ में वो बी.आर. अंबेडकर यानी कि बाबा साहब अंबेडकर को कई बार कैलकुलेट करके चलता है, एंड इट इज अ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो अगर आप बाबा साहब अंबेडकर की ओर से बात करेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर जो है भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं बताते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा किसको बताते हैं? वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को बताते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आप भारतीय संविधान के भाग 3 से मौलिक अधिकारों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात करेंगे तो इसका सबसे गहरा और नकारात्मक प्रभाव जो पड़ेगा हम भारतीय नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ेगा। कहते हैं कि अगर हम भारतीय नागरिकों के ओवरऑल डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने की बात करें तो भारतीय नागरिकों का जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है इसको वेरी पॉजिटिवली जो एश्योर्ड कराने का कार्य किया है वो मौलिक अधिकारों ने ही किया है। और अगर आप मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान से बाहर का रास्ता दिखाने की बात करेंगे तो इसका सही मतलब तो यही माना जाएगा कि हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट मौलिक अधिकारों की ओर से होता आ रहा है ये जो डेवलपमेंट है अपने आप ही क्या हो जाएगा साथियों? नेगेटिव हो जाएगा। अब बाबा साहब अंबेडकर मौलिक अधिकारों की महत्ता इस रूप में आपके सामने रखते हैं जिस रूप में मैंने मौलिक अधिकारों को जो सिग्निफिकेंस है आपके सामने अभी रखा है भारतीय नागरिकों के ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अब अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को कैलकुलेट करने की बात करें तो 32 हिंदी में कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दैट मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि 32 का इशारा तो साफ है ना कि अगर बाय द एनी एक्शन ऑफ स्टेट एंड बाय द एनी एक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल अगर आपके मौलिक अधिकारों को इन्फ्रिंज किया जाता है, आपके मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है, तो आप आर्टिकल 32 का रेफरेंस लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नॉक कर पाएंगे और जिस रूप में आपके मौलिक अधिकार को हनन किया गया है या जिस रूप में आपके मौलिक अधिकार को नकारात्मक बनाने की कोशिश की गई है या जिस रूप में आपके मौलिक अधिकारों को आपसे दूर करने की कोशिश की गई है उसी रूप में क्या होंगी? रिट जारी होगी और उसी रिट के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार को क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसका इलाज किया जाएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप आर्टिकल 32 को बिल्कुल बाहर कर दे तो आर्टिकल 32 को भी बाहर करने का मतलब यह होगा कि मौलिक अधिकार एक तरीके से अपनी जो महत्ता है, अपना जो सिग्निफिकेंस है उसको खो देंगे। हालांकि 226 का रास्ता रहेगा, लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट को अप्रोच करने की बात करते हैं तो आप हाई कोर्ट को रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन जो आपका रास्ता बनता है वो मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में अगर आप न्यायपालिका का संरक्षण ग्रहण करना चाहते हैं तो वेरी पॉजिटिव वे जो आपके पास रहता है वो 226 के कंपैरिजन में आर्टिकल 32 वाला जो रास्ता है ये ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है।
तो कुल मिलाकर के बाबा साहब अंबेडकर ने आपको समझाया कि अगर आप 32 को बाहर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में जो आप लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, वह संरक्षण अपने आप ही क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या है, मौलिक अधिकारों की तमाम प्रकार की महत्ताएं आपके सामने रखी और तमाम प्रकार की महत्ताओं के साथ आर्टिकल 32 को जोड़ा और आर्टिकल 32 को ही उन्होंने क्या माना, इंडिविजुअली भारतीय संविधान की आत्मा माना। कई बार क्या होता है कि हम देखो, मैंने हमेशा कहा कि विद्यार्थी कोई कमजोर नहीं होता। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी किसी विद्यार्थी को कमजोर नहीं माना, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर विद्यार्थी की अपनी क्या होती है, ताकत होती है और हर विद्यार्थी अपनी उसी ताकत को आधार बना करके परीक्षा उपयोगी तैयारी भी करता है ना। और हम तो लगातार ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समय रहते हुए क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए, ताकि जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। एक बात हम आपको बता देते हैं, कई बार होता क्या कि परीक्षा में अचानक से कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है और हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और इस तरीके के जो सवाल आपके सामने स्टेब्लिश किए जाते हैं, इन सवालों के माध्यम से ही आप लोग क्या है, अपनी रैंक को भी बढ़ा सकते हैं और आप लोग अपने सिलेक्शन को भी क्या है, सुनिश्चित करवा सकते हैं, यानी कि बहुत सारे अन्य विद्यार्थियों को पीछे का रास्ता दिखा सकते हैं। हम आपके सामने एक सवाल यह रखते हैं कि अगर कभी रफली आपसे पुटअप किया जाए किसी भी एग्जामिनेशन के माध्यम से, किसी भी एग्जामिनर के माध्यम से, कि आप मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहना चाहेंगे। अब देखो, जब ये सवाल आपसे पुटअप किया जाएगा कि आप मौलिक अधिकारों की आत्मा आप किसे कहना चाहेंगे, तो इसमें क्या होगा, लोगों का अपना अलग अलग मानना होगा। यानी कि मौलिक अधिकारों की आत्मा आप किस अनुच्छेद को कहना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि आर्टिकल 19 होना चाहिए, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि आर्टिकल 21 होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के जो आपके रेफरेंसेस हैं, हो सकता है कि ये आपके सामने रखे जाएं। और अगर ये सवाल कभी भी आपसे पुटअप किया जाएगा कि आप मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहना चाहेंगे, तो मैं आपको आज ही बता देता हूं कि आर्टिकल 19 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और आर्टिकल 21 भी क्या है, आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा। लेकिन सोचो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में अपनी एक ताकत है। सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि वह अपने आप को, वह आपको लोगों को क्या है, वह आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी देने का कार्य करता है। और कहते हैं कि अगर हम अपने ही व्यक्तित्व को अभिव्यक्त ना कर पाए, अगर हम अपनी ही पर्सनालिटी को एक्सप्रेस ना कर पाए, तो हमारी जो पर्सनालिटी है उसका अपने आप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 21 के बारे में तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 ने तो बहुत विस्तारित रूप में आप लोगों का डेवलपमेंट किया हुआ है। और जब से आर्टिकल 21 को 1978 में मेनका गांधी वाले मामले में आर्टिकल 21 के रेफरेंसेस लिए गए हैं, तब से जो आपका आर्टिकल 21 है वो काफी विस्तारित रूप में आपके सामने आ गया है। और आर्टिकल 21 की साथियों सबसे बड़ी ताकत यह है कि मानव होने के नाते जो अधिकार हम लोगों को मिलने चाहिए वो आर्टिकल 21 क्या है, आपको देकर के चल रहा है और मौलिक अधिकारों के रूप में ही देकर के चल रहा है। तो हम मानते हैं कि आर्टिकल 19 का अपना एक सिग्निफिकेंस है, आर्टिकल 21 का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन आप एक बात देखो कि अगर कभी आपको वेरी सुटेबल आंसर बनाना पड़े कि मौलिक अधिकारों की आत्मा आप किसे कहना चाहेंगे, तो मौलिक अधिकारों की आत्मा साथियों वही अनुच्छेद माना जाएगा जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा माना था। यानी कि आप विचार करना कि अगर आप आर्टिकल 32 को ही बाहर कर देते हैं तो आर्टिकल 19 आपको जितना भी लाभ दे पा रहा है या आर्टिकल 21 जितना भी लाभ आपको दे पा रहा है, वह लाभ कहां जाएगा। अगर आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ या अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, है ना, बाय द एनी एक्शन ऑफ स्टेट, बाय द एनी एक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल, अगर आपके आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार को नकारात्मक बनाने की कोशिश की गई या आपके आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकार को नकारात्मक बनाने की कोशिश की गई, तो भैया जी आप जाओगे कहां। फिर आप कहेंगे कि साहब हम तो 226 का सहारा लेना चाहेंगे, लेकिन 226 तो एक बहुत ही कमजोर सहारा है। मजबूत सहारा कौन सा है, आर्टिकल 32 है। और अगर आप आर्टिकल 32 को ही बाहर करोगे तो फिर वही कहानी आपकी बन के आ जाएगी। इसलिए कभी भी अगर आपको इस सवाल का आंसर बनाना पड़े कि
मौलिक अधिकारों की आत्मा आप संविधान के किस अनुच्छेद को कहना चाहेंगे? तो मौलिक अधिकारों की आत्मा साथियों, आप संविधान के उस अनुच्छेद को कहने की कोशिश करें जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के धरातल पर आपको सबसे बेहतरीन और आपको सबसे सुविधाजनक रास्ता देने का कार्य करता है। अच्छा, एक बात हो रहा है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि भारतीय संविधान की जो आपकी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में एक बात कही जाती है और यह बात जो है राजनीति विज्ञान के गलियारों में काफी लोकप्रिय भी रही है। यह कहा जाता है कि विश्व में जितने भी संविधान आपको दिखाई पड़ते हैं और जिन संविधानों ने अपने साथ प्रस्तावना जैसी व्यवस्था को जोड़ने का कार्य किया है, उनमें जो सबसे बेहतरीन आपकी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की ही प्रस्तावना है। साइकोलॉजिकली अगर वो आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करेगा और ऑप्शन में 4 प्रकार के देशों के या 4 प्रकार के संविधानों का संदर्भ डालने की कोशिश करेगा और ये पूछेगा कि इनमें से किस देश के संविधान की प्रस्तावना को आप सबसे बेहतरीन कह करके चलेंगे, भैया हम बाहर की तारीफ क्यों करें, हम तो अपनी तारीफ करेंगे। हमें बाहर की तारीफ क्यों करनी, हमें तो अपनी तारीफ करनी है। हम तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही सैल्यूट करेंगे और हम तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही सर्वोच्च प्राथमिकता भी क्या है दे करके चलेंगे। इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। अर्नेस्ट बार्कर, हमने क्या नाम बताया आपको, अर्नेस्ट बार्कर। और अर्नेस्ट बार्कर जो है ये जो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होती हैं उनके एक मेजर एक्सपोनेंट माने गए हैं और क्या है ब्रिटिश मूल के रहे हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर की एक बुक का रेफरेंस आपको दे करके चलना होता है और बुक का नाम हम आपको बताते हैं, आ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, आ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये अर्नेस्ट बार्कर की एक बहुत ही फेमस किताब है और इस फेमस किताब के फर्स्ट पेज पर ही उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंकित करने का कार्य किया है। अरे इससे ज्यादा है प्राउड फील करने वाली बात और क्या होगी कि एक ब्रिटिश मूल के जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ते हैं, ब्रिटिश मूल के व्यक्ति अपनी वेरी फेमस बुक के, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, आ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसके पहले पेज पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंकित करके चलते हैं। तो भैया ये तो मामला ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगेन हमें सैल्यूट करके चलना पड़ेगा। प्रस्तावना हमारी बहुत बेहतरीन है। तो इस संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से हमने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की हैं और पॉलिटी वाली कल की क्लास जो आपकी होगी, कल की क्लास में थोड़ा हमें अलग कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी, यानी कि शब्दावलियों की ग्रेविटी के साथ कैलकुलेशन करना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन तमाम प्रकार की शब्दावलियों को डिटेल में लेकर के जाएंगे और डिटेल में क्या है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।